Hello, friends. Welcome to Trek Talks by an aspirant to aspirants. We'll be discussing the part 2 of Indian Constitution. और इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और ये बस सुन लो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक डिस्कस किया था और आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो नागरिकता यानी सिटीजनशिप में सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जस्ट टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किसकी बात करता है? आर्टिकल 5 बात करता है संविधान जब बना उस समय, जब बन रहा था उस जो प्रोसेस चल रही थी, बहुत इनिशियल फेज़ में था देश, तो तब हमें कैसे सिटीजनशिप मिलती उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 5। ओके, आर्टिकल 5 के बाद आता है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। एज वी ऑल नो, इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ तो बहुत से लोग गलती से पाकिस्तान चले गए, बहुत से लोग जानबूझ के पाकिस्तान चले गए और बहुत से लोग पाकिस्तान जाने के बाद फिर पाकिस्तान से वापस आए। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए जो भी प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो सारे प्रोविजंस किस में हैं? आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में, ठीक है। इवन स्पेसिफिक डेट्स आर मेंशन, ठीक है, लेकिन वो डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो विल नॉट डिस्कस दैट। ओके, चलो अब आ जाओ आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 देखो, भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो भी तो इंडियन सिटीजन हैं, तो उनके क्या अधिकार हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल 8, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 इन सारी आर्टिकल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भारतीय जो अब विदेश में रह रहा है, अगर वो किसी विदेश की, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त किसी दूसरे देश में रह रहा है और वो वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब किस किस कंडीशन में नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, ठीक है। जैसे बहुत बार पेरेंट्स अगर अपनी नागरिकता बदल ले रहे हैं लेकिन उनके जो बच्चे 18 ईयर्स के नहीं हैं, 18 ईयर्स के नहीं हैं, वो माइनर हैं, तो उनकी सिटीजनशिप भी उनके पेरेंट्स के साथ चले जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस आर मेंशन अंडर आर्टिकल 10, ओके। और है अब आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो ही नागरिकता संबंधी विधियों का निर्माण करती है। प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आर्टिकल मतलब सिटीजनशिप हमें मिलती कैसे कैसे है। ओके, देखो, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट ट्रिक्स, तो इसमें हम ट्रिक से ही याद करेंगे कि आप लोगों को सिटीजनशिप मिलती कैसे है इंडिया की, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड। B stands for birth, R is for registration, A is for acquisition, N is for naturalization and D is for descent। अगर आप जन्मे हैं भारत में तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके 7 सालों तक आप भारत में ही रहते हैं, अदनान शामी को मिली ना, उसे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे मिली, ठीक है। फिर एक्विजिशन, ठीक है, अगर भारतीय सरकार ने किसी क्षेत्र का, मैंने कल बताया था आर्टिकल 2 में कि हम भविष्य में जो क्षेत्र अर्जित करेंगे उन सभी क्षेत्रों के जो भी लोग रहने वाले हैं उनको नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो ऐसे एक्विजिशन जब केंद्र सरकार करती है तो तब उन्हें जो नागरिकता दी जाती है उसे एक्विजिशन से देना कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन मतलब जो भारत में ही रह गए हैं हम, ठीक है। और डिसेंट मतलब वंशज, ठीक है। इसको हिंदी में भी पढ़ें तो नागरिकता का अर्जन कैसे कैसे कर सकते हैं? जन्म से कर सकते हैं, वंश के आधार पर कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं, और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण भारत कर चुका है या कर रहा है। अभी 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें हमने बांग्लादेश के साथ टेरिटरीज एक्सचेंज की थी, तो उसमें जो लोग हैं उनको अगर सिटीजनशिप हम दे रहे हैं तो वो एक्विजिशन के बेसिस में उन्हें सिटीजनशिप मिली। ओके, चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है और यहीं पर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट इज़ व्हाट, नागरिकता की समाप्ति। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है कि आपकी नागरिकता जा किस किस बेसिस पे सकती है। ऐसा मत सोचना यहीं इंडिया में ही जन्मे हो तो अब किसी भी हालत में तुम्हारी नागरिकता नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बेसिस में अगर आपको नागरिकता मिल गई है तो वो कभी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी नागरिकता किन किन आधारों पर समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो इसके सिर्फ 3 आधार हैं। पहला आधार क्या है? पहला आधार है स्वयं त्याग दो। अगर आप खुद से ही छोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप खुद से भारतीय नागरिकता छोड़ते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, अर्थात आप किसी और देश में गए और किसी और देश की नागरिकता आपने ले ली, तो इस तरह से आपको भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो और तीसरा है वंचित करके। वंचित करके कैसे? कहने का मतलब है कि हमने आपको नागरिकता तो दे दी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि यार आपके तो कुछ जो पेपर वर्क था वो फ़र्ज़ी पेपर थे और कुछ गड़बड़ हो गई है, आप तो ISI वगैरह से रेट मिले विले हैं और समथिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम आपको वंचित कर देंगे नागरिकता से, ठीक है। बस ये 3 BCC हैं नागरिकता को समाप्त करने के। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे पार्ट 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ पार्ट 3, और उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।